Hello students of 10th standard English medium. Welcome back once again to my class of social science. Okay, आज हम हमारी टेक्स्ट बुक का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर यानी नंबर वाइज देखा जाए तो टेक्स्ट बुक का 8th चैप्टर आज हम पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, चैप्टर का नाम है नेचुरल रिसोर्सेस और इस चैप्टर की चर्चा करते वक्त आपको टेक्स्ट बुक अपने हाथ में रखना है. Because some of the contents of the textbook I am going to directly read from the book और जो कोई भी कंटेंट मैं डायरेक्टली रीड करता हूँ टेक्स्ट बुक में से उसको आपको हाईलाइट या अंडरलाइन करना है, इसलिए आपके हाथ में हाईलाइटर या पेंसिल भी होना चाहिए. ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हो नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर का हेडिंग है और इस चैप्टर में हम रिसोर्सेज के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले समझेंगे इसका डेफिनेशन यानी कि रिसोर्स का डेफिनेशन. रिसोर्स का मतलब क्या होता है? तो रिसोर्स का मतलब जितना हो सके उतना इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा. हालांकि टेक्स्ट बुक में भी बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाया गया है, लेकिन स्टिल प्रैक्टिकली अगर उसको अंडरस्टैंड करना है तो कुछ इस तरह से समझना है कि हमारा नॉलेज, हमारा इंटेलेक्ट, हमारा स्किल का इस्तेमाल करके जो कोई भी चीज को हम हमारे उपयोग के लायक बनाते हैं उस चीज को हम रिसोर्स कहते हैं. ठीक है, एनीथिंग विच इज इन यूजेबल कंडीशन, ओके, फॉर सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ पीपल इज नोन एज रिसोर्स. हमारी नीड्स जो है वो काफी सारी है. ओके, जैसे जैसे इंसान का इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हुआ है, फिजिकल ग्रोथ हुआ है, मॉरल मेंटल ग्रोथ हुआ है, वैसे वैसे हमारी नीड्स जो है वो भी बढ़ती जा रही है. प्रिमिटिव मैन जो थे यानी कि आज से लाखों साल पहले जो इंसान थे उनकी नीड्स जो है वो बहुत ही लिमिटेड थी. ठीक है, इसलिए कम रिसोर्सेज का वो लोग इस्तेमाल करते थे. लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया वैसे वैसे हमारी नीड्स जो है वो भी बढ़ती रही है, इसलिए आज हम ज्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, और हमारे उपयोग करने के लायक यानी कि यूजेबिलिटी के हिसाब से यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए काफी रिसोर्सेज के अंदर उसमें हम हमारा इंटेलेक्ट, हमारा नॉलेज इस्तेमाल करते हैं, तब जाके वो यूजेबल कंडीशन में वो चीज आती है और उसी को हम रिसोर्स कहते हैं. ओके, रिसोर्स की एक इजी डेफिनेशन मैंने बोर्ड पे भी लिखी है, उसके सामने हम देखेंगे कि एनीथिंग व्हिच इज यूज्ड टू फुलफिल ह्यूमन नीड्स इज कॉल्ड रिसोर्स. इंसानी जरूरतों को पूरी करने के लिए जो कोई भी चीज काम में आती है उसको रिसोर्स कहा जाता है. ये उसका ट्रांसलेशन है. ओके, तो रिसोर्स के बारे में हमने ये डिस्कशन किया. आपकी टेक्स्ट बुक में फर्स्ट पैराग्राफ जो है उसमें भी रिसोर्स क्या होता है उसका एक्सप्लेनेशन कुछ एग्जांपल्स के साथ दिया गया है. ठीक है, तो उसको आपको डिटेल में पढ़ना रहेगा. तो ये था रिसोर्स का जानकारी जो है वो. और उसके बाद का जो टॉपिक है वो हमें एक्सप्लेन करता है यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज के क्या क्या उपयोग हैं, हम कौन कौन से तरीके से रिसोर्सेज का हमारी लाइफ में यूज करते हैं. सो एज यू कैन सी रिसोर्सेज आर यूज्ड एज फूड. सबसे पहले ओके के खाने के तौर पे भी रिसोर्सेज का उपयोग किया जाता है, यानी कि जो कुछ भी एग्जांपल मैंने लिखे वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, खेतों में जो फार्म्स में जो क्रॉप्स होते हैं वो. ठीक है, मीट जो होता है, ठीक है, जो एक्वेटिक लाइफ होता है यानी कि जो सी फूड जो होता है या तो मीट होता है जिसको हम फूड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए, उन सारी चीजों को रिसोर्सेज कहा जाता है. दे आर बेसिकली नोन एज रिसोर्सेज एज फूड. ओके, देन रिसोर्सेज आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल आल्सो. ओके, कोई भी चीज को बनाने के लिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको हम एज रॉ मटेरियल हम प्राप्त करते हैं नेचर से. ओके, लेट्स से फॉर एग्जांपल जो कपड़ा होता है, ठीक है, उसका रॉ मटेरियल है कॉटन या तो सिल्क से बना हुआ जो कपड़ा होता है तो उसका रॉ मटेरियल सिल्क है, तो उसको भी हम ऑब्टेन करते हैं किसी न किसी तरह से.
कॉटन को हम ऑब्टेन करते हैं फार्म में से, कॉटन का जो क्रॉप होता है वहां से हम ऑब्टेन करते हैं। फैक्ट्री में उसका रिफाइनिंग होता है, ठीक है, और उसमें से धागे बनते हैं, उसका बहुत सारी प्रोसीजर होने के बाद अल्टीमेटली कॉटन का कपड़ा बनता है। ओके, तो बेसिकली वो कॉटन जो है वो रॉ मटेरियल है। सो इट्स एन एग्जांपल फॉर यू। उसी तरह से रॉ मटेरियल जो है वो फॉरेस्ट और एग्रो प्रोडक्ट्स, सारी जो फॉरेस्ट में से मिलने वाली बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, वो एग्रो प्रोडक्ट्स जो है काफी सारी, कॉटन के अलावा भी दूसरी प्रोडक्ट्स हैं जिसको बहुत सारी प्रोसीजर के थ्रू पास होने के बाद एक फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलता है, और उसको यानी जो बेस प्रोडक्ट होती है उसको रॉ मटेरियल कहते हैं। ओके, देन वूल दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम शिप, जो विंटर सीजन में हम स्वेटर या जैकेट्स पहनते हैं या गर्म कपड़े जो पहनते हैं, वो बेसिकली उसका रॉ मटेरियल जो है वूल है, वूल में से वो सारी चीजें बनती है। एंड देन मिनरल ओर्स। ओके, मिनरल ओर्स, और यानी ये होता है कि कोई भी मेटल होता है उसका जो कच्चा सामान रॉ मटेरियल होता है उसको मिनरल ओर बोलते हैं, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल लोहे का बहुत सारा उपयोग हम लोग करते हैं आयरन का, तो आयरन जहां से अवेलेबल होता है बहुत भारी मात्रा में, उस जगह को आयरन ओर कहा जाता है, ठीक है। एंड देन आफ्टर रिसोर्सेज जो है, कुछ ऐसे रिसोर्सेज भी होते हैं, दे आर यूज्ड एज एनर्जी रिसोर्सेज। लेट्स से फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ओके, एटसेट्रा। एंड बायोगैस का एग्जांपल भी हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। कोल, petroleum, natural gas, biogas, etc. These are the resources which we can use as natural resources and energy resources. Okay, हम suppose घर में कुकिंग गैस जलाते हैं, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली गैस है, तो वो एक एनर्जी रिसोर्स है। फिर व्हीकल्स चलाते हैं जिसमें हम पेट्रोल, डीजल, सीएनजी का इस्तेमाल करते हैं, एलपीजी का भी हम इस्तेमाल करते हैं इसमें। सो दोज आर द एग्जांपल्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। ओके, उसके बाद जो टॉपिक आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का स्टडी करने के लिए, कि रिसोर्सेज जो है उसका क्लासिफिकेशन। ओके, तो वो मैं डायरेक्टली टेक्स्ट बुक में से पढ़ूंगा। आपका टेक्स्ट बुक जो है उसके पेज नंबर 59, वहां पे हेडिंग लिखा है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, उसके सामने आपको देखना है, ठीक है, कि रिसोर्सेज के प्रकार जो है, टाइप्स हैं, वो कौन कौन से होते हैं। एज यू कैन सी, इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिख रखा है। ओके, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, तो बेसिकली 3 मेन टाइप है, on the basis of ownership, and the second one is on the basis of re-availability, and the third one is on the basis of distribution centers। ठीक है, ये 3 उसमें मेन प्रकार है, लेकिन उसके सब टाइप्स भी हैं कुछ। In case if we talk about on the basis of ownership, then individual, national and global resource, ऐसे 3 उसके सब टाइप्स हैं। I repeat one more time, okay, कि जो सबसे पहला टाइप है रिसोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, उसके भी 3 सब टाइप्स हैं, जिसके लिए सेपरेटली टेक्स्ट बुक के अंदर एक नीचे पेज नंबर 59 में नीचे एक टेबल दिया गया है, ठीक है। वो उसके सब टाइप्स है। सबसे पहला है इंडिविजुअल रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स एंड ग्लोबल रिसोर्स। अब उनके एग्जाम्पल यानी डिटेल इंडिविजुअल रिसोर्सेज, लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो उसी टेबल के दूसरे कॉलम में उसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सपोज ये इंडिविजुअल रिसोर्स है तो उसका मतलब क्या है, क्या उसका डेफिनेशन है। इंडिविजुअल रिसोर्स का मतलब है इट इज ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल और अ फैमिली, ठीक है। कोई अकेला इंसान या तो एक छोटा सा ग्रुप है, फैमिली है फॉर एग्जांपल, या तो कुछ पार्टनर्स हैं, ठीक है, तो उनके द्वारा जो रिसोर्सेज के ऊपर ओनरशिप क्लेम किया जाता है उसको इंडिविजुअल रिसोर्स हम कह सकते हैं। लास्ट कॉलम में उसके एग्जांपल्स दिए गए हैं, एग्जांपल्स लैंड, बिल्डिंग एटसेट्रा।
ओके हमारी ओनरशिप में जो कोई भी लैंड होती है, या तो बिल्डिंग, लेट्स से फॉर एग्जांपल या हमारा घर, मकान, ठीक है, बंगलो, या तो या फ्लैट होता है, या तो ऑफिस होती है, या गोडाउन होता है, शॉप होती है, या कोई भी हमारी ओनरशिप में जो कोई भी प्रॉपर्टी होती है उसको हम इंडिविजुअल रिसोर्स कह सकते हैं, राइट। नाउ मूविंग ऑन, सेकेंड टाइप इज नेशनल रिसोर्स। ओके, नेशनल रिसोर्स इंडिविजुअल ओनरशिप के बाद दूसरा टाइप है नेशनल रिसोर्स। नाम से ही बहुत ही क्लियर है कि वो एक ऐसा रिसोर्स है, दूसरे कॉलम में इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया डिटेल्स में, ओन्ड बाय अ कंट्री और अ रीजन, ठीक है। सपोज कोई देश में, या तो कोई स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में, या तो जो कोई भी रीजन में आप रहते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर वो कंट्री के या रीजन के या स्टेट के सिटीजन का समान अधिकार होता है, उसको हम नेशनल रिसोर्स कह सकते हैं। एग्जाम्पल है आर्मी या इंटरनेशनल ट्रेड। These are two of the very good examples, okay, of national resources. और जो थर्ड टाइप है, okay, वो है ग्लोबल रिसोर्सेज। ग्लोबल रिसोर्सेज यानी ऐसा रिसोर्स, ये भी नाम से बहुत ही क्लियर है कि द फिजिकल और नॉन फिजिकल रिसोर्स व्हिच आर यूज्ड बाय फॉर ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है, हमारी प्रगति के लिए, हमारा डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए, हमारा जो है वेलफेयर करने के लिए, जो बहुत सारे कंट्रीज के द्वारा एक ही रिसोर्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको ग्लोबल रिसोर्स हम कह सकते हैं। ओके, यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं, रिसोर्सेज ऑफ कॉमन ओनरशिप ऑफ ऑल नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे क्लियरली नाम नहीं लिखा है एग्जांपल, यानी एक्चुअली एक नाम होना चाहिए। लेट्स से फॉर एग्जांपल, मैं अपनी ओर से आपको एग्जांपल दूंगा कि बहुत सारे कंट्रीज ऐसे होते हैं जो यूनानिमसली कोई एक पर्टिकुलर रिसोर्स का इस्तेमाल करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, अरेबियन सी, ओके, इंडियन ओशन, ये सारे जो वाटर बॉडीज हैं, लार्ज वाटर बॉडीज, ठीक है, उसका इस्तेमाल बहुत सारे देश वाटर के थ्रू यानी सी रूट के थ्रू आने जाने के लिए किया करते हैं। So these resources are not actually owned by any particular country, but they are globally owned by all the countries united. ठीक है, तो these are some examples of global resources. अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे वाले पेज के ऊपर, पेज नंबर 60 के ऊपर। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने अभी तक जो चर्चा की थी वो फर्स्ट टाइप था ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, जिसके 3 टाइप्स हैं, वापस हम रिमाइंड कर देते हैं। फर्स्ट इज इंडिविजुअल रिसोर्सेज, सेकंड इज नेशनल रिसोर्सेज, एंड द थर्ड वन इज द ग्लोबल रिसोर्सेज। नाउ द सेकंड टाइप, सेकंड मेन टाइप इज ऑन द बेसिस ऑफ रीअवेलेबिलिटी। कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं, इसका मतलब ये है कि कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिसको यूज करने के बाद वो दोबारा हमें वापस मिलते हैं। फॉर एग्जांपल रेन वाटर, ठीक है, बारिश होती है और पानी जो गिरता है, यानी ये प्लैनेट के ऊपर जितना भी पानी अवेलेबल है, ठीक है, शायद आपने साइंस में शायद आपने पढ़ा होगा कि वाटर का जो क्वांटिटी है पूरे वर्ल्ड में वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट इन द सेंस कि कोई भी स्टेट में पानी जो है, हम पूरा ओवरऑल पानी जितना भी अवेलेबल है हमारे प्लैनेट, उसकी हम बात कर रहे हैं, वो कभी कम नहीं होगा और ना ही वो बढ़ेगा। हाँ, उसके डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कहीं पे बहुत ज्यादा है, कहीं पे बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है, कहीं पे बहुत कम बारिश होती है, कहीं पे बारिश नहीं होती है, लेकिन ऑन एन एवरेज पूरे प्लैनेट का अगर एनालिसिस किया जाए तो वाटर जो है वो उसका क्वांटिटी कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि वो सर्कुलेट होता रहता है। ओके, आपने साइंस में ये चीज भी पढ़ा होगा कि जो इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है, वो समंदर में या तो लार्ज वाटर बॉडीज में, इवन थ्रू द रिवर्स एंड लेक्स एंड पॉन्ड्स एंड इन द सीज एंड ओशंस, ठीक है, जो इवेपोरेशन की प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा बादल बनते हैं और वो क्लाउड्स जो है वो इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और उसके थ्रू, उसके जरिए हमें बारिश मिलती है। ओके, तो ये साइकिल जो है वो लगातार चलता है। Here right now in India we are having monsoon season. Therefore, in many areas there is
heavy rain. In some of the area there is, in some of the areas there is lighter rain, and in some of the areas there is no rain at all. Okay, but still this cycle keeps on going. ठीक है, तो इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये पानी हमें हमेशा मिलता रहता है। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा सा जो बोलते हैं इरेगुलरिटी रह सकती है, लेकिन ये एक एग्जाम्पल है कि ये ऐसा रिसोर्स है वो, ठीक है, जो हमें रीअवेलेबल होता है, हमें वापस मिलता रहता है। कुछ रिसोर्सेज ऐसे भी होते हैं जो रीअवेलेबल हमें नहीं होते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल कोल है या तो पेट्रोलियम है, उनका उपयोग करने के बाद हमें वो दोबारा नहीं मिलने वाले हैं। हालांकि वो हमें ग्राउंड में से मिलता है, कोल और पेट्रोलियम दोनों दोबारा में मिल सकता है, लेकिन वो बनते बनते उसकी जो प्रोसीजर है, उसको बनने की प्रोसीजर इतनी लंबी है और इतनी टीडियस है, ठीक है, एंड वी कैन लिटरली से दैट इट वुड टेक अबाउट thousands of years, so many years actually, okay, to form them again. And by that time, you know, like it will be a totally different kind of generation living at that time. And by that time, they might probably have invented some other alternative for that resource. तो ये दो एग्जाम्पल जो मैंने दिए, पेट्रोलियम और कोल, वो भी हम लिटरली ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे यूज कर सकते हैं जहाँ पे वो रिसोर्स भी अवेलेबल नहीं है, एक बार यूज करने के बाद वो हमें दोबारा नहीं मिल पाते। ठीक है, थर्ड टाइप इज द रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स। ऐसे रिसोर्सेज जो लाइक डिपेंड करते हैं कि कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से हमें वो अवेलेबल होने वाले हैं। अब इसका भी एक दूसरा टेबल हमें दिया गया है पेज नंबर 60 के ऊपर, सबसे ऊपर देखिए, resources can be classified as follows on the basis of their distribution. Okay, जिसमें सबसे पहले कॉलम में लिखा है according to distribution area। सबसे पहला है यूनिवर्सल रिसोर्सेज। यूनिवर्सल रिसोर्सेज का मतलब होता है ऐसे रिसोर्सेज जो हर एक जगह पे पाए जाते हैं। एग्जांपल्स है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ओके, ये एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल्स हम देख सकते हैं कि वर्ल्ड में, हमारे प्लैनेट के ऊपर जहां कहीं पे भी अगर हम जाएंगे तो ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो पाई जाती है। डिटेल्स में लिखा है कि उसका मीनिंग क्या है, यूजफुल गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। ओके, सेकंड इज जनरली अवेलेबल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो इजीली अवेलेबल होते हैं, जनरली हर एक जगह पे तो नहीं, लेकिन कॉमनली most of the areas, in most of the areas these resources are available. For example, land, soil, water, pasture land, ये सारे resources ऐसे हैं जो generally available होते हैं हर एक जगह पे। Third type is rare resources. It's very important to understand this. Rare resources यानी ऐसे resources हैं जो बहुत ही मुश्किल से हमें प्राप्त होते हैं। Okay, details में लिखा है those available at limited places. It's easy to understand कि रेयर रिसोर्सेज का मतलब है ऐसे रिसोर्सेज जो बहुत ही लिमिटेड एरियाज में, लिमिटेड सेंटर्स पे अवेलेबल होते हैं। एग्जांपल्स उसके हैं मिनरल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, कॉपर, गोल्ड, यूरेनियम एटसेट्रा। ये सारे मिनरल्स हैं और हम सभी लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि ये सारे मिनरल्स जो यहाँ पे लिस्ट आउट किए गए हैं, ठीक है, वो रेयरली अवेलेबल होते हैं, हर एक जगह पे अवेलेबल नहीं होते हैं। ठीक है, और फोर्थ टाइप है इसका, वो है सॉलिटरी रिसोर्सेज। सॉलिटरी रिसोर्सेज का मतलब बहुत ही क्लियर है कि ऐसे रिसोर्सेज जो सिर्फ पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही जगह पे प्राप्त होते हैं। यहाँ पे उसका एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल दिया गया है। ओके, उसका डिटेल सेक्शन में लिखा है minerals available only at one or two places in the world। एक दो जगह से, मुश्किल से एक या दो जगह पे अगर ये रिसोर्सेज अवेलेबल होता है तो उसको हम सॉलिटरी रिसोर्स की कैटेगरी में रख सकते हैं। एग्जांपल है ट्रायोलाइट which is available only in Greenland। Remember this for objective type of question। ओके, आपको याद रखना है कि कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो आप यूज कर सकते हो। ओके, सॉलिटरी रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये एक एग्जाम्पल आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है,
क्रायोलाइट जो सिर्फ ग्रीनलैंड में अवेलेबल है। ग्रीनलैंड एक यूरोप कॉन्टिनेंट का एक रीजन है, कंट्री है, और सिर्फ वहीं पे ये क्रायोलाइट अवेलेबल है और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, राइट। अब उसके अलावा रिसोर्सेज को हम कुछ इस तरह से भी क्लासिफाई कर सकते हैं, ओके। रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, वो भी लाइक दो उसके क्लासिफिकेशन है, क्योंकि आपके टेबल के नीचे की पैराग्राफ जो है वहां पे उसका जिक्र किया गया है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं सपोज, ठीक है, तो वो कैसे होते हैं। वैसे रिसोर्सेज जो हमें बार बार रिपीटेडली मिलते रहते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल विंड है, वाटर है, सनलाइट है, ठीक है, वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है जो हमें बार बार मिलते रहते हैं और बारी बारी से हम उसका रिपीटेडली यूज कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिसको हम एक बार यूज करने के बाद दोबारा हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज अ काइंड ऑफ डिवीजन or the kind of difference between renewable and non-renewable resources, which you need to understand from this particular paragraph which is given, okay, under that particular table on page number 60, okay। अब आगे बढ़ते हैं। आगे का जो टॉपिक है वो है प्लानिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। अभी तक हमने समझा कि रिसोर्सेज हमारे लिए कितना मायने रखते हैं, कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए, ठीक है, रिसोर्सेज, क्योंकि अगर ये रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है तो हमारा लाइफ सस्टेन करना, सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल होता है। एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि इट मींस द नीड ऑफ कीपिंग द रिसोर्सेज सेफ इन ऑर्डर टू सस्टेन द ह्यूमन लाइफ एंड एनिमल लाइफ आल्सो, ठीक है। हमारे जीवन को टिकाने के लिए, सस्टेन करने के लिए, सर्वाइवल के लिए जो जरूरतें होती हैं रिसोर्सेज को बचाने के लिए, उसी को हम कहते हैं कंजर्वेशन, ओके। सो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस लेसन, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट नोट में आ सकता है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। और टेक्स्ट बुक में उसको बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है, क्योंकि पॉइंट वाइज है, ठीक है। इसलिए अब जो है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज वो किस किस तरह से किया जाता है, क्या उसका महत्व है, वो पॉइंट वाइज जो दिया गया है वो डायरेक्टली मैं आपके सामने अब टेक्स्ट बुक में से पढ़ने वाला हूं, ओके। लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द प्लानिंग एंड द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इन डिटेल। वैसे करके एक लाइन लिखी है और उसके नीचे जो पॉइंट्स दिए हैं उन्हीं पॉइंट्स को अभी हम पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल, गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ यूटिलाइज्ड, अनयूटिलाइज्ड एंड प्रोबेबल रिसोर्सेज ऑफ एनी रीजन और अ कंट्री एज अ यूनिट, ठीक है। हमारे देश में भी लाइक देश के जितने भी अवेयर सिटीजन होते हैं उनको ये मालूम होने चाहिए, as educated citizens they should know कि हमारे कंट्री में कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कौन से रिसोर्सेज का कमी है, ठीक है, और कौन से रिसोर्सेज को बचाकर यूज करने का जरूरत है। ये इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में होनी चाहिए, ओके। तभी कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। सेकेंड पॉइंट इज द रिसोर्सेज व्हिच आर लिमिटेड और नॉन रिन्यूएबल should be exploited scientifically and should be used only where it is necessary to use them। इसका मीनिंग भी बहुत ही क्लियर है कि जो रिसोर्सेज, यानी पूरा एनालिसिस करने के बाद अगर हमें ये पता चलता है कि कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो कि बहुत ही लिमिटेड मात्रा में है, कुछ आने वाले समय में, आने वाले कुछ सालों में वो खत्म हो जाने वाला है, ठीक है, तो उसका बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से, बहुत ही सेंसिबल वे में उसका यूज करना चाहिए, बिना फिजूल का उसका यूज नहीं करना चाहिए। और अगर हो सके तो उन्हीं रिसोर्सेज को अगर वो आगे जाके खत्म हो जाता है तो उसका अल्टरनेटिव रिसोर्स जो है वो ढूंढने की हमें कोशिश करनी चाहिए। थर्ड है, attempt should be made to develop those resources the
quantity of which can be increased। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट जो है वो भी बहुत अच्छा है कि जहां पे हमें ये समझना जरूरी है कि रिसोर्सेज जो है जैसे जैसे हम लोग यूज करेंगे वैसे उनका क्वांटिटी तो कम हो जाएगा और धीरे धीरे वो खत्म भी हो सकता है। तो हमारा अटेम्प्ट ऐसा होना चाहिए कि जैसे जैसे कोई रिसोर्सेज को अगर हम यूज करते हैं वैसे उसका क्वांटिटी जो है वो बरकरार रहे, या तो अगर हो सके तो वो नया प्रोड्यूस हो, उसकी क्वांटिटी बढ़ती रहे। ओके, such kind of attempts are required in order to ensure the conservation of resources। Fourth point is the resources which are cheaper and are easily available should not be wasted, but instead they should be used sparingly for future use। ओके, जो रिसोर्सेज हमें बहुत ही इजीली अवेलेबल होते हैं, या तो फ्री में या तो बहुत ही चीप लेवल में हमें अवेलेबल होते हैं, ठीक है, उसको भी आने वाले समय का जो अनसर्टेनिटी है उसका ध्यान में रखते हुए उसे स्पेयरिंगली यूज करना चाहिए। लेट्स से फॉर एग्जांपल वाटर जो है वो कंपैरेटिवली बहुत ही चीप रिसोर्स है हमारे लिए, हालांकि बहुत जरूरी है हमारे लिए पानी, ठीक है, लेकिन चीपली अवेलेबल है, इसलिए ऑन मैनी ओकेजन वी जस्ट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि हाँ पानी तो बहुत इजीली अवेलेबल, हर रोज आता ही है, हर रोज हमें मिलता ही है, उसको यूज करो ऐसे ही। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको स्पेयरिंगली यूज करना चाहिए, बिकॉज एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि आने वाला समय जो है उसमें कैसी दिक्कत आ सकती है, शायद अगर वाटर का स्कैरसिटी भी हो सकता है तो वो वैल्यू को समझते पानी का भी इस्तेमाल जो है जितना हो सके उतना स्पेयरिंगली, यानी जरूरत है उतना ही हमें यूज करना चाहिए। एंड in that line you can give some other numerous examples also कि वो कौन से resources हैं जो easily available है, cheaply available है, but we can still use them, we can just still apply our common sense to use them sparingly or sensibly। ठीक है, आगे का point है those resources which are in limited quantity should be conserved। ऐसे resources खास करके जो already limited है, हमें पता ही है कि आने वाले कुछ समय में वो खत्म हो ही जाएंगे, उसको जहां तक हो सके बचा के रखना चाहिए, बचा के यूज करना चाहिए, ठीक है। फाइंडिंग इट्स ऑल्टरनेटिव ऑप्शन थ्रू टेक्निकल डेवलपमेंट इज फेवरेबल इन लॉन्ग टर्म, जैसे हमने आगे ऑलरेडी डिस्कस किया है वैसे कि क्योंकि हमें पता ही है, गारंटी है इस चीज का कि ये रिसोर्स आने वाले कुछ समय में खत्म हो जाने वाला है, कोल है, पेट्रोलियम है फॉर एग्जाम्पल, तो उसको बचा के तो यूज करना ही है, साथ में उसका अल्टरनेटिव भी हमें ढूंढ निकालना चाहिए जल्दी से जल्दी। और वैसा हमने एक्चुअली हमारा टेक्नोलॉजिकल नॉलेज का इस्तेमाल करके, हमारा स्किल का इस्तेमाल करके हमने सो फार ऐसा किया भी है। आप एग्जांपल दे सकते हो कि पहले के जमाने में ट्रेन जो है, स्टीमर है, बोट है वगैरह कोल से चलती थी, यानी एज एन एनर्जी रिसोर्स कोल का बहुत भारी मात्रा में उपयोग किया जाता था। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी कोल का बहुत भारी मात्रा में उपयोग किया जाता था, अभी भी हो रहा है, लेकिन खास करके ट्रांसपोर्टेशन के लिए, व्हीकल्स को चलाने के लिए, बोट शिप्स या तो फिर ट्रेन को चलाने के लिए आज हमने ऑल्टरनेटिव ढूंढ लिया है कि इलेक्ट्रिक ट्रेन होती है, ठीक है, और फिर जो इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस करते हैं उसमें भी सिर्फ कोल नहीं, दूसरे भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसके जरिए हम इलेक्ट्रिसिटी आजकल प्रोड्यूस करते हैं। सो कहने का मतलब साफ है कि एक एटीट्यूड हमारा होना चाहिए कि जो रिसोर्स खत्म होने ही वाला है उसकी जगह पे दूसरा ऑल्टरनेटिव हमारे पास होना चाहिए, या तो अगर हमारे पास नहीं है तो उसको ढूंढने की, इन्वेंट करने की कोशिश जो है वो हमारी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज necessary laws should be formed for the conservation of resources and should be enforced strictly। ठीक है, जहां पे गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि पब्लिक में, सिटीजन्स में जितना होना चाहिए वैसा अवेयरनेस नहीं है रिसोर्सेज को बचा के यूज करने के लिए, तो वहां भी गवर्नमेंट को लॉज बनाने चाहिए, कायदे कानून ऐसे बनाने चाहिए जहां पे अगर पब्लिक अवेयरनेस कम है तो वो ये लॉज को स्ट्रिक्टली एनफोर्स करा सकती है, ठीक है, और उसके जरिए भी लोगों में ऐसा अवेयरनेस लाने की कोशिश कर सकती है गवर्नमेंट कि रिसोर्सेज का कितना, उसको बचा के यूज करने का कितना इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में। एंड द लास्ट पॉइंट इज
Citizens should be well acquainted with all facts associated with the rational uses of resources, and a public awareness should be cultivated. ठीक है, जैसे प्रीवियस पॉइंट में हमने बात किया कि कुछ सिटीजन्स में शायद ऐसा हो सकता है कि अवेयरनेस नहीं है रिसोर्सेज का कितना इम्पोर्टेंस रहता है और उसको सही ढंग से यूज करना चाहिए। वैसी अगर अवेयरनेस नहीं है तो जिनमें अवेयरनेस है उनके थ्रू या तो गवर्नमेंट के थ्रू अवेयरनेस के प्रोग्राम्स जो है वो लगातार चलने चाहिए, ताकि कभी ना कभी जो सिटीजन्स जिसमें अवेयरनेस नहीं है उनमें अवेयरनेस आए और वो रिसोर्सेज का महत्व समझते हुए उनको सही ढंग से इस्तेमाल करना सीखें। ठीक है, तो ये सारे जो पॉइंट्स थे वो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में थे। तो आज का जो हमारा डिस्कशन था वो रिसोर्सेज के बारे में। ओके, उसके रिसोर्स का मतलब आज हमने समझा types of resources also we understood. Okay, we also understood the importance of conservation of resources. Okay, so I am ending this lecture. This was the first part of this chapter, right? In the next lecture we are going to study about soil formation and the different types of soils. Thank you very much. You have a wonderful day.